हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे, पढ़ाई आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन लोगों के लिए बता दूं, इस चैनल पे हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाओ देख के आओ। इस चीज की वेट कर रहे हो यार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉस की। नहीं, वो वाले लॉज नहीं जिससे तुम किसी पे मुकदमा कर सको, उसके लिए तो लेबर लॉ ये चैनल ही काफी है, इनसे थोड़ी ना कम्पीट करूंगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो चलिए चलते हैं, फटाफट इंट्रो देख कर आते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। म्यूजिक। Check the mic and make sure it sound right, boys. तो यार लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं रिवाइज कर देता हूं रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी पिछले वीडियोस। रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यस, इट इज एज सिंपल एज दैट। जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है और वो उससे बाउंस बैक करती है तो उस फिनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखो यार, रिफ्लेक्शन को मोटे मोटे तौर पर दो टाइप्स में देखा जा सकता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके का दिखता है, वो हमेशा एक रेगुलर सरफेस पे होता है। इररेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन में कुछ रूल्स होते हैं रिफ्लेक्शन को गवर्न करने वाले। इररेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, देखो रैंडमली जा रही, इनका कोई रूल नहीं होता गवर्न करने। सो आज जो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एप्लीकेबल है हर रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो हमेशा रेगुलर सरफेस पे होता है। ध्यान दीजिए, मैंने कहीं ये नहीं बोला कि सरफेस जो है वो फ्लैट होनी चाहिए, सरफेस कर्व भी हो सकती है। एज लॉन्ग एज द सरफेस इज रेगुलर, द लॉज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन विल बी एप्लीकेबल। तो चलिए अब डाइव इन करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिकली रिफ्लेक्शन के दो मेन लॉज है और दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप एग्जाम और क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड लॉ थोड़ा कम इंपॉर्टेंट। बट टेंशन मत लो, हम दोनों ही लॉ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानने से पहले तुम्हें कुछ टर्म्स जाननी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करें। मान लीजिए एक मिरर है, इसकी ऊपर वाली जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है और नीचे वाली सरफेस जो कि आपको शेडेड दिख रही होगी वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है। मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, मिरर पे पड़ रही है और यहां से बाउंस बैक हो रही है। अब चलिए मैं कुछ टर्म्स आपको बता देता हूं, उन टर्म्स को आप नोट कर लीजिए या याद रखिएगा। ये जो इनकमिंग रे है जो कि आगे मिरर से टकरा रही है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्योंकि ये मिरर को इंसिडेंट कर रही है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जो पॉइंट है जहां पर ये रे आकर मिरर को मिल रही है वो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। ये जो दूसरी रे है जो कि बाउंस बैक हो रही है, इस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब चलिए, ये जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है इससे मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं। ये इमेजिनरी लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि ये मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। ये होगी कुछ ऐसी। इस लाइन का एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, और इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो आपको एंगल दिख रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो दूसरा एंगल दिख रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारी टर्म्स जो है वो फर्स्ट लॉ को समझने के लिए इंपॉर्टेंट। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो चलिए अब समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही सिंपल और सादा लॉ है, बहुत ही सिंपल लॉ। ये लॉ कहता है कि जब कभी इस संसार में रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। आसान शब्दों में कहूं तो जब भी रिफ्लेक्शन होगा, एक इंसिडेंट रे यहां से आएगी और एक रिफ्लेक्टेड रे यहां से जाएगी, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ परफेक्ट वी। एक परफेक्ट वी बनेगा। यानी कि अगर मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये ओपनिंग और ये ओपनिंग दोनों बराबर हो। मान लीजिए मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ाता हूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो अपने आप एडजस्ट होगा ताकि ये जो दोनों एंगल्स हैं वो बराबर रहे। बस इतना सा था ये फर्स्ट लॉ। बस मैं फिर से आपको बता देता हूं, फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है कि जब कभी रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। तो चलो मैं मान लेता हूं आप लोग फर्स्ट लॉ समझ गए, और अगर अब भी नहीं समझे तो फिर तो कोई नहीं समझा सकता तुम्हें। ठीक है, समझ गया। चलिए मूव करते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। चलो चलो चलो। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लीजिए एक मिरर है, इस पर एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पर मैं रे ऑफ लाइट जो है उसको एरो की मदद से दिखा रहा हूँ। मान लीजिए एक नॉर्मल है बीच में और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे जा रही है। अब जो एंगल है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, उसको हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल।
और जो एंगल है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये दोनों एंगल जो हैं वो बराबर होने चाहिए। लेकिन सेकंड लॉ ये कहता है कि जो तीनों रे है, यानी कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो तीनों एक सेम प्लेन में होनी चाहिए। यहाँ पर ये कौन से प्लेन की बात कर रहा है? यहाँ पर ये इस वर्टिकल प्लेन की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि तीनों इस वर्टिकल प्लेन में होनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ। चलिए थोड़ा एंगल चेंज करके इस व्यू को फिर से देखते हैं। तो सेकंड लॉ के हिसाब से जो तीनों रेज हैं वो इस वर्टिकल प्लेन में होनी चाहिए। कोई भी रे इस वर्टिकल प्लेन को छोड़ के नहीं जा सकती। यानी कि ये जो कंडीशन अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वो पॉसिबल नहीं है। भले ही इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अभी भी सेम है, यानी कि जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच की ओपनिंग है और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच की जो ओपनिंग है वो अभी भी सेम है, लेकिन ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों जो रेज हैं वो अभी सेम प्लेन में नहीं है। सो जो सेकंड लॉ है उसके हिसाब से ये जो कंडीशन है ये ओनली पॉसिबल कंडीशन है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जब मैं बात करता हूं सेकंड लॉ की, सेकंड लॉ सिंपली फर्स्ट लॉ की कमियां दूर करता है, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकंड लॉ ये कहता है कि जो तीनों रेज हैं वो सेम प्लेन में रहेगी। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर हों। जब ये दोनों लॉज को हम साथ में लेके चलते हैं तब ये दोनों मिलकर अच्छे से रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर पाते। अगर हम किसी भी एक लॉ की बात करें तो वो एक लॉ अपने आप में अधूरा है। मैं अधूरा जी रहा हूं। वो अकेला रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो यार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप एक डिटेल एक्सप्लेनेशन, एक और वीडियो चाहते हैं जिसमें आप डिटेल और भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, जबकि मुझे नहीं लगता कि डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, फिर से बनाओ वीडियो, तो मैं बना दूंगा। यह तो काम है अपना यार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जाने से पहले एक और चीज, मेरे एक दोस्त है मिस्टर प्रतीक, उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया। वो आइडिया इतना जबरदस्त था कि मेरा दिमाग मेरे सर से फट के बाहर आया और बोलने लगा, वाह सर जी क्या आइडिया है। तो प्रतीक सर ने जो आइडिया दिया वो आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा था। मैं आपके साथ वो आइडिया शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने एक आइडिया दिया था कि जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो तो उस कॉन्सेप्ट के बाद में जैसे ही कोई स्टूडेंट उस वीडियो को पूरा देख लेता है और उस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लेता है, तो उसके बाद में आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक से रिलेटेड एक वर्कशीट का लिंक दे दीजिए, ताकि स्टूडेंट जो है उस वर्कशीट को अटेम्प्ट कर सकें और अपना लेवल देख सकें कि वो टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद में वो किस लेवल पर स्टैंड कर। मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वर्कशीट का लिंक भी डाल दूंगा। प्लीज इस वीडियो के बाद आप उस वर्कशीट को अटेम्प्ट करिए और अपने लेवल को देखिए कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, इसमें जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे जिनके स्कोर टॉप 5 में होंगे, मैं उनका नाम अपने नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगा और उनको एक स्पेशल सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि मेरे नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वो लोग डाउनलोड कर पाए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्कशीट। अच्छा परफॉर्म करना ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं अनाउंस कर सकूं तुम्हारा नाम बड़े ही गर्व से। Mama will be so proud of you. ठीक है, तो तब तक चलते हैं। बाय बाय। पढ़ाई करते रहो, दम लगा के। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं।